हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12 जनवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से दो बेस्ट इमेजेस आप यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 में 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 12 जनवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अभी के अभी, कम से कम एक दोस्त को आप जरूर शेयर कर दिया करो, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक के साथ। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन में। विच मूवी वन बेस्ट पिक्चर ड्रामा। बेस्ट पिक्चर का उसको प्राइज मिला है ड्रामा कैटेगरी के अंदर, और ये मिला है 2022 गोल्डन ग्लोब अवार्ड के अंदर। याद रखना है, इस बार ये 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। और इसकी खास बात क्या है कि इस अवार्ड को देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, HFPA। और इसमें बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है द पावर ऑफ द डॉग को। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 79th एडिशन है गोल्डन ग्लोब अवार्ड का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे वर्ल्ड के अवार्ड्स हैं। और बेस्ट पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में अगर आप देखोगे द पावर ऑफ द डॉग को ये अवार्ड दिया गया। और जेन कैंपियन जो हैं वो इसके डायरेक्टर हैं, और इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जो है वो मिला है। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कवर कर सकते हो, कि जो पिक्चर को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है, उसी के डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, जो है जेन कैंपियन। लेकिन आपने साथ में याद रखना है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो किसको मिला है? विल स्मिथ को मिला है। बहुत ही फेमस एक्टर हैं, और किंग रिचर्ड मूवी के लिए इनको दिया गया है। लेकिन विल स्मिथ को ये पहली बार जो है ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। पहली बार इनको ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो मिल रहा है। नेक्स्ट, बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो निकोल किडमैन को मिल रहा है। उनकी मूवी थी बीइंग दी रिकार्डोस, तो उसके लिए उनको मिला, और ये 5वीं बार है कि उन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड को जीता है। और अगर आप देखोगे, ये चारों अवार्ड्स आपने ड्रामा कैटेगरी के अंदर जरूर याद रखने हैं। उसी के साथ अगर आप देखोगे बेस्ट पिक्चर कॉमेडी के अंदर, क्योंकि ड्रामा के अंदर तो द पावर ऑफ द डॉग है, कॉमेडी या म्यूजिकल के अंदर ये मिला है वेस्ट साइड स्टोरी को। ये थोड़ा सा आपने पढ़ लेना है, ताकि ऑप्शन से आप इसको पिक कर सको। और बेस्ट ड्रामा सीरीज के अंदर जो सीरीज का नाम है वो है सक्सेशन, उसको मिला है। और बेस्ट टेलीविजन मोशन पिक्चर को अवार्ड मिला है द अंडरग्राउंड रेल रोड को। तो इसका मतलब बाकी और भी बहुत सी कैटेगरीज हैं टेलीविजन से जुड़ी हुई, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, और हम रिकमेंड करते हैं कि आपने इनके ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करना है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो और भी अवार्ड्स हैं, जैसे इनकांतो मूवी को मिला है जो कि बेस्ट पिक्चर है एनिमेटेड कैटेगरी के अंदर, एनिमेटेड कैटेगरी के अंदर। ड्राइव माई कार है, ये आप कह सकते हो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इन्होंने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है। नॉन इंग्लिश लैंग्वेज, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि फॉरेन लैंग्वेज के अंदर इन्होंने ये अवार्ड जीता है। और बेस्ट साइड स्टोरी में बता चुका हूँ, कॉमेडी या म्यूजिकल के अंदर बेस्ट पिक्चर अवार्ड जो है वो इन्होंने जीता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए सारे के सारे, एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अवार्ड बेस्ट पिक्चर का किसको मिला है, द पावर ऑफ द डॉग को। बेस्ट एक्टर का विल स्मिथ को पहली बार ये अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का जो है निकोल किडमैन को, अपने आप में बहुत फेमस एक्ट्रेस है, बीइंग दी रिकार्डोस मूवी के लिए, और ये 5वीं बार उनको ये अवार्ड मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो जेन कैम्पियन को मिला है। आप कह सकते हो जेन कैम्पियन जो है वो ऐसी तीसरी फीमेल डायरेक्टर हैं जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। और बेस्ट पिक्चर जो है वो म्यूजिकल और कॉमेडी में वेस्ट साइड स्टोरी है। बेस्ट ड्रामा सीरीज सक्सेशन है। बेस्ट टेलीविजन मोशन पिक्चर द अंडरग्राउंड रेल रोड है। और साथ ही साथ एनिमेटेड मूवी इनकांटो है। वेस्ट फॉरेन लैंग्वेज मूवी ड्राइव माई कार है। बाकी सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई हैं थोड़ी सी एक बार याद रखनी है, लेकिन इसमें ड्रामा सीरीज वाले जो इवेंट हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला आते हैं ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड फॉर 2020। मतलब ICMR की तरफ से और भी बहुत से अवार्ड दिए गए, 26 ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड 2020 के लिए, और ये मिला है सतीश अडिगा को। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। तो बहुत ही लाइक आप कह सकते हो कि फेमस प्रोफेसर हैं, और ये मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन MAHE मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन में जो है आप कह सकते हो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज जो है उनके अंडर जो है वो ये काम करते हैं, और ये वहाँ के जो फर्टिलिटी प्रोग्राम हैं वहाँ के हेड भी हैं। और आपने याद रखना है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज कर्नाटका के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे उनका चेहरा देख सकते हो। ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है उनका कंट्रीब्यूशन किस फील्ड के अंदर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर, मतलब बांझपन को दूर करने के लिए जो है बच्चे को पैदा करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF टेक्नोलॉजी। तो आप कह सकते हो सुभाष मुखर्जी जो हैं वो क्रिएटर थे इंडिया के फर्स्ट चाइल्ड यूजिंग IVF टेक्नोलॉजी के लिए, तो उनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया और सतीश अडिगा को ये अवार्ड जो है वो दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम चाहे सिर्फ स्लाइड से ही याद रख ले, लेकिन बाकी जो नाम देख रहे हो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइक अनीता देसाई का आप नाम देख रहे हो, अनीता देसाई को रिसेंटली टाटा लिटरेचर लाइव अवार्ड जो है वो दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए। डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा, इनको रिसेंटली इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है न्यूरो सर्जरी के अंदर, इसके अंदर न्यूरो सर्जरी के अंदर। और ये अवार्ड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, AANS की तरफ से दिया गया है, मतलब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरो सर्जिकल सर्जन्स। नेक्स्ट फिरोज फैजा बीथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है और ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, और खास बात है इनको मिला है 2021 का चेंज मेकर अवार्ड। याद रखना है, चेंज मेकर अवार्ड। तो सतीश अडिगा के बिना जो बाकी आप नाम देख रहे हो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार रिकॉल जरूर कर लेना है। अभी आते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी स्टेट जो है वो खेलो इंडिया गेम्स को होस्ट करेगी 2023 में। तो कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा इसके अंदर जो आपने याद रखनी है, लेकिन 2023 की गेम्स जो होस्ट करेगा वो कौन करेगा, कर्नाटका करेगा। तो कर्नाटका के जो यूथ एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया कि कर्नाटका जो है वो 2023 की गेम्स को होस्ट करेगा। और इस अनाउंसमेंट के साथ ही उन्होंने कहा कि 75 मतलब 75 अलग अलग तरह की स्पोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे जो है वो खेली जाएंगी, जिसमें अगले ओलंपिक्स के लिए भी प्लेयर्स को तैयार किया जाएगा। तो आप देख सकते हो खेलो इंडिया जो 2021 की गेम्स हैं वो पोस्टपोन हो गई थी, आपको पता है कोविड के चलते हुए पोस्टपोन हो गई। अब वो 2022 में होने वाली हैं फरवरी के अंदर, और वो कौन होस्ट कर रहा है, हरियाणा होस्ट कर रहा है, पंचकुला के अंदर होंगी। और भी 4 लोकेशंस हैं जहाँ पे ये गेम्स को खेला जाना है। और इसके अंदर 5 अलग अलग ट्रेडिशनल गेम्स को इंक्लूड किया गया है, जो कि है योगा, मालखंबा, मालखंब जो है वो एक तरह का आप कह सकते हो मध्य प्रदेश के अंदर खेला जाता है। थांग ता ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है एक तरह का, और कलैरीपट्टू ये केरला के अंदर केरला का मार्शल आर्ट है। गटका जो है वो पंजाब का मार्शल आर्ट है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हो। और खेलो इंडिया जो है वो स्पोर्ट्स कल्चर को इंडिया के अंदर जो है वो आगे बढ़ाने के लिए जो है वो स्टार्ट की गई थी। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप यहाँ पे देखोगे
कि 2022 में इसको होस्ट कर रहा है, 2021 की गेम्स वाला जो होस्ट कंट्री है वो है सॉरी स्टेट है हरियाणा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2018 में इसको पहली बार होस्ट किया था, कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। और इसको जीतने वाली जो टीम थी वो कौन सी थी, हरियाणा था। मतलब पहली गेम्स को हरियाणा ने जीता था। दूसरी बार इसको महाराष्ट्र ने होस्ट किया और इसको जीता भी महाराष्ट्र ने। तीसरी बार इसको असम ने होस्ट किया और इसको जीता फिर से किसने, महाराष्ट्र ने। अब चौथी बार इसको 2021 में होना था, लेकिन 2021 वाली मैंने बताई 2022 में होंगी। तो 2022 मतलब 21 वाली हरियाणा होस्ट कर रहा है, तो 2022 में होने वाली जो ओरिजिनल है वो मध्य प्रदेश होस्ट कर रहा है, और 2023 वाली कौन होस्ट कर रहा है, कर्नाटका इसको होस्ट कर रहा है। लेकिन इसी के साथ जो है वो एक गेम हमारे पास और होती है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और इसका पहला एडिशन 2020 में था, जिसको होस्ट किसने किया था, ओडिशा ने होस्ट किया था, और इसको पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता था। तो 2021 वाली जो है वो होनी थी कहाँ पे, कर्नाटका के अंदर, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं हो पाई है ड्यू टू कोविड-19, और अगली डेट्स भी अनाउंस नहीं की है। तो देखते हैं कि ये कब जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स को खास तौर से आपने इसको बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना है। तो सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, और कर्नाटका के बारे में याद रखेंगे। गवर्नर जो है वो यहाँ के कौन है, थावरचंद गहलोत जी, थावरचंद गहलोत। अगला आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर, लेकिन वीडियो को यार लाइक कर दें, अभी के अभी शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। और पीओ कोर्स में इनरोल होने के लिए 2 दिन बचे हैं दोस्तों, क्योंकि उसकी वैलिडिटी सिर्फ 14 जैन तक है। तो फटाफट उसमें इनरोल हो जाएं, आपको बेनिफिट जो है वो जरूर मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या क्या चीजें मिलेंगी, 40 से 45 सेकंड में आपके लूंगा ताकि आप उसको समझ सको। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ऑलरेडी IBPS PO एग्जाम कोर्स जो वो स्टार्ट कर चुके हैं। 25 डेज का ये प्रोग्राम हमने 13 दिसंबर को इसको लॉन्च किया था, 14 जैन को ये खत्म हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने का वैसे, लेकिन अगर काउंट करोगे तो ये 25 दिन का जो है प्रोग्राम बनेगा। क्यों 25 दिन का, क्योंकि इसमें मंडे टू फ्राइडे ही हम आपको क्विज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसमें सिर्फ क्विज होंगे जो कि आपको हर दिन प्रोवाइड किए जाएंगे, मंडे टू फ्राइडे। 70 क्वेश्चन रोज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, मतलब क्वांट के होंगे, 20 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के होंगे, 30 क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के होंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह का ये क्विज होगा। आप इसको रोज अटेम्प्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आज का क्विज आज ही अटेम्प्ट करना है, कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दिया हुआ है। तो कोई लिमिट नहीं है, कभी भी करें और अपना IBPS PO एग्जाम क्रैक करें, प्रैक्टिस करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन का क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में, इनडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखो इसमें जो कीवर्ड है वो आपने याद रखना है, इनडोमिटेबल। तो इनडोमिटेबल जो बुक है वो है बायोग्राफी अरुंधति भट्टाचार्य की, ऑटोबायोग्राफी है तो इन्होंने खुद लिखी है अरुंधति भट्टाचार्य की तरफ से। और आपने इसमें एक बात और याद रख लेनी है कि ये बुक को कौन पब्लिश कर रहा है, इस बुक को पब्लिश कर रहा है हार्पर कॉलिंस। तो इस चीज को भी आपने याद रखना है, इसमें पब्लिशर पूछा जा सकता है आपसे। तो आप देख सकते हो हार्पर कॉलिंस जो है उन्होंने कहा कि वो ऑटोबायोग्राफी जो है वो अरुंधति भट्टाचार्य जो कि फॉर्मर बैंकर हैं उनकी जो बायोग्राफी है उसको पब्लिश करेगा। और इनडोमिटेबल जो है वो अरुंधति भट्टाचार्य जो कि एज ए बैंकर और उनकी डिफिकल्टीज जो उन्होंने फेस की मेल डोमिनेटेड सेक्टर में, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में मेल डोमिनेटिंग सेक्टर माना जाता है, तो उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की उसके बारे में बताता है। इन्होंने अपनी स्टार्टिंग में एजुकेशन, कॉलेज और SBI का जो उनका टेन्योर रहा है उसके बारे में भी जो है वो इसमें जिक्र किया हुआ है। और आपने याद रखना है करंटली ये चेयरपर्सन है और साथ ही साथ CEO हैं। एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, सेल्स फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर है, ये सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी है और हेडक्वार्टर इसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो ये वहाँ की CEO हैं और ये पहली फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन रह चुकी हैं SBI की। और आप कह सकते हो फॉर्चून 500 कंपनी की भी 2013 से लेके 2017 तक। और ये ऐसी भी पहली चेयरपर्सन है जिनको रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन दिया गया था, मतलब ये रिटायर हो गई थी उसके बाद इनको एक्सटेंशन दिया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, नाम याद रखना है, अरुंधति भट्टाचार्य, और इनकी बुक का नाम है इनडोमिटेबल, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन बाकी जो आप नाम देख रहे हो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज हैं। फिर से आप देख सकते हो स्मृति जुबिन ईरानी, वन ऑफ दी आप कह सकते हो कि फेमस यूनियन मिनिस्टर हैं। इन्होंने बुक लिखी थी लाल सलाम ए नॉवल।
तो आप टाइटल याद रखें। दिव्या दत्ता ने एक बुक लिखी, बहुत ही फेमस एक्टर, द स्टार्स इन द स्काई, द स्टार्स इन द स्काई, कि किस तरह से इनकी बॉलीवुड जो जर्नी है उसमें कौन कौन से लोग मिले, किस तरह से वो जर्नी अच्छी रही। इंदिरा नूई बहुत ही फेमस आप कह सकते हो कि एंटरप्रेन्योर हैं, और इनकी बुक का नाम है माई लाइफ इन फुल, माई लाइफ इन फुल, ये एक तरह की इनकी बायोग्राफी है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो बाकी ऑथर्स ने भी लिखी हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा बैंक है जिसने मीनाक्षु पे के साथ टाई अप किया है ताकि बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन जो है वो की जा सके नेट बैंकिंग पेमेंट के अंदर बेहतरीन तरीके से। और ये बैंक हमारे पास कौन सा है, याद रखना है, ये बैंक है हमारे पास एक्सिस बैंक। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं कि एक्सिस बैंक जो है, जो अपनी इंटरनेट बैंकिंग के लिए लोगों को सुविधाएं दे रहा है, उसमें वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन करना चाहता है। मतलब या तो आप उसमें जो फिंगरप्रिंट स्कैन कर लो, या फिर जो है वो आप क्या फेस स्कैन कर लो, तो उसके थ्रू जो है वो आप उसको लॉगिन जो है वो जल्दी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आईसीआईसी बैंक ने, सॉरी एक्सिस बैंक ने मीनाक्षु पे के साथ टाई अप किया है ताकि नेट बैंकिंग पेमेंट सोल्यूशन जो है वो निकल सके। तो पहली ट्रांजैक्शन के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने वही यूजर नेम से पासवर्ड के थ्रू, लेकिन बाद में आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप फिंगरप्रिंट या फेस आईडी के थ्रू ही जो है वो अपनी पेमेंट को अप्रूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर पहले 50 से 60 सेकंड लगते थे आपको लॉगिन करने में, अब 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे, और आपकी ट्रांजैक्शन का जो सक्सेस रेट है वो भी इससे क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो इसका मतलब यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव किया जाएगा, साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है इससे, और सिक्योरिटी भी जो है वो इनहेंस होगी। तो आपने याद रखना है ये है एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक जो बनाया गया था वो 1993 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है दोस्तों, और इसके एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी हैं, और उसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लेजी पे पार्टनर विद विच बैंक लॉन्च लेजी कार्ड फॉर इजी क्रेडिट। तो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो कि लेजी पे, जो कि आप कह सकते हो कि एक बाय नाउ पे लेटर वाला सेगमेंट है, और ये किसकी कंपनी है, ये पेयू फाइनेंस की कंपनी है। ये क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च कर रहे हैं लेजी कार्ड के नाम से, जिसको आप यूज कर सकते हो किसी भी चीज को खरीदने के लिए और बाद में पे कर सकते हैं। और ये किसके साथ मिलकर लॉन्च कर रहे हैं, वीजा के साथ मिलकर लॉन्च कर रहे हैं, और ये बैंक कौन सा है, एसबीएम बैंक है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। तो आप देख सकते हैं लेजी पे जो है वो एक कार्ड सेगमेंट के अंदर जो है वो क्रेडिट कार्ड निकाल रहा है एसबीएम बैंक के साथ मिलके, और साथ में इसको पावर्ड, मतलब कौन इसको जो है वो लॉन्च कर रहा है, वीजा के साथ मिलके इसको किया जा रहा है। तो इसका मतलब जो फाइनेंशियली अनसर्व्ड सेक्टर है हमारा, या अंडरसर्व्ड सेक्टर है इंडिया के अंदर, खास करके जिनके पास क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं है, तो उनको ये क्रेडिट कार्ड जो है वो दिया जाएगा, और ये इसमें 5 लाख रुपए तक की लिमिट जो है वो हो सकती है। अलग अलग कार्ड जो है वो लॉन्च करेगा लेजी पे, जिसमें 5 लाख रुपए तक की लिमिट हो सकती है। तो कस्टमर जो है वो इसमें जीरो ज्वाइनिंग फीस के थ्रू और जीरो एनुअल फीस के थ्रू जो जुड़ सकते हैं, और इसमें आपको ट्रांजैक्शनल बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स जो हर क्रेडिट कार्ड के अंदर जनरली मिलते हैं, जैसे कि कैशबैक मिल जाएगा आपको 1% से लेके 5% के बीच में, आपको एयरपोर्ट लॉन्च में असेस फ्री मिल जाएगा, आप जो है वो पर्सनलाइज्ड ऑफर मिल सकते हैं आपको, कि अगर आप इतने स्पेंड करते हो तो आपको इतना जो है वो बेनिफिट मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्रेडिट कार्ड के साथ मिल सकती हैं। लेकिन अपने यहाँ पे याद रखना है एसबीएम बैंक, एसबीएम बैंक जो है ऐसा पहला बैंक था, और जो पहली दिसंबर 2018 को ऐसा पहला फॉरेन बैंक बन गया जो कि इंडिया के अंदर ऑपरेट करेगा एज ए न्यू इंडियन बैंक, और उनको इंडियन बैंक के तौर पे जो है वो ऑपरेट करना होगा। लेकिन इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो सिद्धार्थ रथ हैं, और इनका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who signed an energy trading agreement with India's Manikarn Power Limited to sell electricity? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, समझा देते हैं इसको, कि अगर हम बात करेंगे कि ये कंट्री का जो पावर एक्सचेंज है, और पहले आंसर देख लो, नेपाल पावर एक्सचेंज है, तो ये पावर एक्सचेंज क्या करेगा, ये मणिकर्ण पावर के साथ टाई अप कर रहा है। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज इस पावर एक्सचेंज के साथ टाई अप हैं, वो मणिकर्ण पावर को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगी, और इंडिया में मणिकर्ण पावर के थ्रू जो है वो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी को सेल किया जाएगा। मतलब नेपाल की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इंडिया की प्राइवेट कंपनीज को अपनी बिजली जो है वो सेल करेंगे। तो आप कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेपाल पावर एक्सचेंज साइन ट्रेडिंग एग्रीमेंट विद इंडिया मणिकर्ण पावर, ताकि जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, वो मणिकर्ण पावर को बेची जा सके। और ये ऐसा पहला एग्रीमेंट है जो इंडिया और नेपाल की प्राइवेट कंपनी, पावर कंपनीज के बीच में साइन हुआ है, और ये नेपाल की एक पावर मार्केट समिट होती है उसके अंदर साइन किया गया, जो कि कहां पे हुई, काठमांडू के अंदर हुई।
तो इस एग्रीमेंट के अंदर नेपाल जो है 500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया को सेल करेगा इनिशियल फेज में, फिर धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया जाएगा। और इवन इंडिया तो नेपाल से खरीदेगा, बांग्लादेश ने भी इंटरेस्ट दिखाया कि वो भी नेपाल से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को खरीदना चाहते हैं, हाइड्रो पावर सेक्टर के थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इसलिए याद रखना आपने, नेपाल और इंडिया के बीच में ये टाई अप है ताकि नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी खरीद के इंडिया में बेची जा सके। फिर से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रीन्यू बाय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सबसे पहले आपको इस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि ये किस चीज की कंपनी है। ये है ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी। ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने इंश्योरेंस को सेल करती है और उस इंश्योरेंस को लोगों तक पहुंचाने का काम अब करेंगे राजकुमार राव। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए राजकुमार राव, और आप कह सकते हो ये इनका एक 360 डिग्री कैंपेन है जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देगा। और इसका थीम क्या होगा? स्मार्ट टेक राइट एडवाइस। इसको जो है वो प्रमोट करेंगे राजकुमार राव। आप देख सकते हैं राजकुमार राव को रीन्यू बाय का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। और रीन्यू बाय जो है वो मैं बता चुका हूं कि ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी है, 2015 में इसको बनाया गया था। लेकिन बाकी जो आप नाम देख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइक संजय दत्त का आप नाम देख रहे हो, रिसेंटली इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया 50 ईयर ऑफ सेलिब्रेशन। कौन सी स्टेट के लिए? अरुणाचल प्रदेश के लिए। ऐसे ही रविंदर जडेजा, 2 ब्रांड्स के एम्बेसडर आपने याद रखना है जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। एक तो एसिक्स शूज के जो कि जापानीज स्पोर्ट्स ब्रांड है, और आपने एक याद रखना है जो रिसेंटली बनाया गया किनारा कैपिटल का, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऋषभ पंत को भी एक स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, और वो स्टेट कौन सी है? उत्तराखंड है दोस्तों। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अदानी पावर्स लिमिटेड का किसको बनाया गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्लाइड से याद कर लें कि सीईओ अदानी पावर के कौन बनाए गए हैं। ये बनाए गए हैं शेर सिंह बी खयालिया। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। इनको बनाया गया है सीईओ अदानी पावर लिमिटेड का, और ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से, और इससे पहले जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं गुजरात पावर कॉर्पोरेशन का, लेकिन अभी जो है वो सीईओ बन चुके हैं अदानी पावर्स लिमिटेड के। और अदानी पावर्स लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली कहाँ पे है? अहमदाबाद के अंदर, गुजरात में, और इसको 1996 में बनाया गया था। लेकिन बाकी जो 2 नाम देख रहे हैं आप, 3 नाम देख रहे हो यहाँ पे, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अतुल दिनकर राणे जी, इनको रिसेंटली सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है ब्राह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, जो कि ब्राह्मोस मिसाइल के ऊपर काम करती है। संजीव मेहता, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन है फिकी, मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। नेक्स्ट नाम है अलका उपाध्याय, ये चेयरपर्सन बनाई गई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। बहुत इंपॉर्टेंट नाम, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, सारी की सारी याद रखेंगे। तो अदानी पावर ने अपॉइंट किया है शेर सिंह खयालिया को एज ए सीईओ। अगला आते हैं सिटी बैंक और आईसीआईसी सिटी ग्रुप कह सकते हैं, आईसीआईसी बैंक कह सकते हैं। इन्होंने इंडिया की जो प्रोजेक्शन है उसको थोड़ा सा कम कर दिया कोविड-19 के चलते हुए। आपको पता है रिसेंटली एनएसओ ने एक सर्वे किया जो कि फर्स्ट एडवांस सर्वे माना जाता है सरकार का, कि फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया जो है वो 9.2% तक ग्रो कर सकता है। ये आपने याद रखना है क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है और फर्स्ट एडवांस सर्वे है। फिर आरबीआई ने प्रेडिक्ट कर दिया कि 9.5 जो है वो इंडिया ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 22 में। तो एनएसओ का जैसे ही सर्वे आया, क्योंकि सरकार का है कि 9.2% इंडिया ग्रो कर सकता है, तो सिटी ग्रुप हो गया, हमारे पास आईसीआईसी हो गया, या आप कह सकते हो इंडिया रेटिंग, जिसको हम इंडरा कह देते हैं, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अपना जो जीडीपी प्रोजेक्शन था ग्रोथ का वो कम कर लिया। तो आप देख सकते हो कि सिटी बैंक का पहले 9.8% था, लेकिन इन्होंने अब 9% कर लिया है। तो ये ट्रांजिशन जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हो। इंडिया रेटिंग्स की तरफ से 9.4 से 9.3 कर लिया गया, और आईसीआईसी बैंक का भी 9.8 था लेकिन इन्होंने 9.6 कर लिया। और इसमें आरबीआई का आप याद रखोगे, आरबीआई का 9.5 है, और एनएसओ का जो फर्स्ट एडवांस सर्वे है उसमें उन्होंने 9.2% बताया। तो ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंटली ये 2 तो याद रखने हैं। और ये इसलिए किया गया क्योंकि ओमिक्रॉन, या आप कह सकते हो कोविड-19 फिर से बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है इस प्रोजेक्शन को लो किया गया। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप से आप जो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। क्वेश्चन है, हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ? तो सबसे पहले आपको निकारागुआ कंट्री पता होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे निकारागुआ का मैप, लेकिन अगर आप देखोगे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बीच में निकारागुआ। इसकी कैपिटल है मानागुआ।
और रिसेंटली इसके प्रेसिडेंट बने हैं डेनियल ऑर्टेगा। तो डेनियल ऑर्टेगा चुने गए हैं, इन्होंने शपथ ले ली है और ये एक पार्टी है वहाँ पे नेशनल लिबरेशन फ्रंट, वहाँ से जो है वो जीते हैं और ये इनका 5th टर्म और चौथा इनका ऑलरेडी चल रहा था तो उसको कंटिन्यू करेंगे और 5th टर्म के लिए ये चुने गए और ये प्रेसिडेंट बने हैं निकारागुआ के और ये 2027 तक जो है वो एज ए प्रेसिडेंट रहेंगे। तो आप देख सकते हो डेनियल ऑर्टेगा जो है वो प्रेसिडेंशियल टर्म अगली के लिए जो है वो चुने गए हैं जो कि 2027 में अब खत्म होगी। और निकारागुआ की कैपिटल मैं बता चुका हूँ मानागुआ है और करेंसी जो है वो निकारागुअन कॉर्डोबा है, कॉर्डोबा ये इनकी करेंसी है। लेकिन जो दोस्तों बाकी आप देख रहे हो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं या कोई और चीज़ के लिए चुने गए तो वो भी देख लो। अदामा बैरो ये रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं कौन सी कंट्री के, गाम्बिया के। नेक्स्ट डेम सांद्रा मेजन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइक आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंट बनी है किस कंट्री की, ये प्रेसिडेंट बनी है बारबाडोस और ये पहली ऐसी प्रेसिडेंट हैं जो बारबाडोस की बनी है क्योंकि बारबाडोस रिसेंटली डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हुआ है। नेक्स्ट है अली खान स्मेलोव, ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन सी कंट्री के, कजाकिस्तान के। कजाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल इशू चल रहा है तो वहाँ पे लोगों ने जो है वो आप कह सकते हो कि रिवोल्ट करने स्टार्ट किए सरकार के खिलाफ। ऑनगोइंग जो कैबिनेट है किसकी, अस्कर मामीन के खिलाफ रिवोल्ट किया और लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जिसके कारण उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए अली खान स्मेलोव। याद रखना है अली खान स्मेलोव जो हैं वो पहले डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान के 2019 में, पहले डेप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये भी आपने याद रखना है। और कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान और इनकी करेंसी है टेंगे, याद रखना है आपने। अगला आता है इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को आईएनएस विशाखापट्टनम कोस्ट से, या आप ये भी कह सकते हो कि वेस्टर्न कोस्ट से इसको जो है वो ट्राई किया गया, इसका टेस्ट किया गया आईएनएस इंडियन नेवी शिप विशाखापट्टनम के थ्रू। मतलब ये C2C वर्जन जो है वो टेस्ट किया गया ब्रह्मोस मिसाइल का, C2C वेरिएंट है और आपको पता है कि इसकी मैक्सिमम रेंज को जो है टेस्ट किया गया। और साथ ही साथ ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में याद रखना है कि ये ब्रह्मपुत्रा जो कि इंडिया की एक रिवर है और मॉस्कोवा रिवर जो कि रशिया के उसके नाम से बना है क्योंकि इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस एरोस्पेस और दोनों मिलके जो हैं वो इस मिसाइल को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तौर पे डेवलप कर रहे हैं जिसको सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हो आप, शिप से भी लॉन्च कर सकते हो, एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च कर सकते हो, इवन लैंड प्लेटफॉर्म से भी आप लॉन्च कर सकते हो। लेकिन अभी जो है वो रिसेंटली इन्होंने जो है वो शिप वाला वर्जन जो है वो टेस्ट किया है, मतलब इसको C2C जो है वो लॉन्च किया गया है। और नेवी स्टाफ के हेड जो है मतलब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार। और आपने इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन DRDO को याद रखना है जो कि मेन काम करता है इसके ऊपर और जिसका हेड कौन है, जी सतीश रेड्डी, और साथ ही साथ इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। अगला आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें पहला पॉइंट है कि RBI ने श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक को जो है वो कुछ गाइडलाइंस दी थी जो कि आगे और बढ़ेंगी, 10 मई 2022 तक ये गाइडलाइंस चलेंगी। ये कहाँ का बैंक है आपने याद रखना है, ये कर्नाटका का है, बेंगलुरु बेस्ड एक बैंक है जिसमें लोगों को कह दिया कि 1 पर्सन जो है वो 1 लाख रुपए जो है वो निकाल सकता है, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं निकाल सकता। नेक्स्ट डेविड सासोली प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो उनका देहांत हो गया है। सिर्फ इतना याद रखना है कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, इटली से बिलोंग करते थे और 2019 से जो है वो प्रेसिडेंट थे यूरोपियन पार्लियामेंट के। और साथ में ये भी याद रखना है यूरोपियन पार्लियामेंट का गठन जो है वो 1952 में किया गया था और यूरोपियन पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, स्ट्रैसबर्ग कहाँ पे है, फ्रांस के अंदर। साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर एंड ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। अब वो सारे फॉर्म से जो है रिटायरमेंट ले चुके हैं, 34 साल के प्लेयर हैं और अब जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट टीम जो साउथ अफ्रीका की हैं उनको कोच करेंगे। और ये 4 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 42 वनडे मैच खेल चुके हैं और 23 ODI T20 मैच जो है वो खेल चुके हैं। और मॉरिस इसलिए फेमस हुए थे, ज़्यादातर सुर्खियों में इसलिए थे क्योंकि IPL की जो 2021 की ऑक्शन थी उसमें सबसे महंगे प्लेयर्स बिके थे। 16.25 करोड़ एग्जैक्ट अमाउंट थी जिसमें ये बिके थे और राजस्थान रॉयल ने इसको खरीदा था। तो याद रखना आपने, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पे आप इसको याद रख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 35.8 मतलब 35.8% स्टेक जो वोडाफोन इंडिया का एज ए इक्विटी जो है वो खरीद लिया है और आप कह सकते हो कि अब इसमें 35.8% गवर्नमेंट का शेयर है। वोडाफोन ग्रुप का जो है वो 28.5% है वोडाफोन ग्रुप का और इसमें जो आदित्य बिरला ग्रुप का जो आइडिया का शेयर है वो 17.8% है, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है।
नेक्स्ट, सतलुज जल विद्युत निगम ने जो है वो कैटेगरी 1 का लाइसेंस जो है इंटर स्टेट पावर ट्रेडिंग के अंदर ले लिया है। तो अब ये और भी जो है वो आप कह सकते हो अलग अलग तरह के पैक्ट जो है वो साइन कर सकते हैं। इनका पोर्टफोलियो जो है वो ऑलमोस्ट 16,000 मेगावाट का है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो इसमें और कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि इनको कैटेगरी 1 का लाइसेंस मिल गया। रीड कर लें और कुछ नहीं याद करना। नेक्स्ट, यूनियन लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने Q2 का फाइनेंशियल 22 का क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे जो है वो लॉन्च किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी रिलीज कर रहे हैं सेकंड रिपोर्ट ऑफ क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। तो आप कह सकते हो जो 9 अलग अलग नॉन फार्म सेक्टर्स हैं, लाइक आप कह सकते हो कि उसमें हेल्थ है, उसमें एजुकेशन है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो 9 अलग अलग तरह के जो नॉन फार्म सेक्टर्स हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ये जिक्र करता है। और सेकंड क्वार्टर है, मतलब मैं बात कर रहा हूं जुलाई से सितंबर 2021 के बीच का ये सर्वे है। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि जो नॉन फार्म सेक्टर्स हैं उसमें 10 करोड़ की एम्प्लॉयमेंट है। 10 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जो है वो इसमें 9 नॉन फार्म जो सेक्टर्स हैं उसमें दी गई है। तो आपने याद रखना है यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैं, राज्यसभा से बिलोंग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी कौन सी है, राजस्थान। और आप ये देख सकते हो ये अलग अलग नॉन फार्म सेक्टर्स हैं। नेक्स्ट आते हैं 11 जनवरी का क्वेश्चन था हमारे पास, आरबीआई कितनी पेड अप कैपिटल से जो स्टार्ट किया गया था जब वो 1 अप्रैल 1935 को स्टार्ट किया गया था। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बार मैं इसको पूछ चुका हूं आपसे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है तो तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो 5 करोड़ की पेड अप कैपिटल से जो है वो आरबीआई को स्टार्ट किया गया था एज ए प्राइवेट शेयर होल्डर के तौर पर। लेकिन एग्जामिनर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है अगर वो मिलियन में पूछ ले, तो इसलिए याद रखना है 50 मिलियन जो है वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है हेड ऑफिस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो कहां पे स्थित है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का हेडक्वार्टर बताना है, और भी चीजें जो एडीबी से इंपॉर्टेंट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लेंगे। बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेकिन ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। लेकिन दोस्तों आपने जो है वो हमेशा जो है वो हंसते रहना है, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, इस स्माइली को देखते हुए आप हंसते रहेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।